प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 में संकलित काव्य खंड के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कविता उत्साह और अट नहीं रही है। मैं आपको बता दूं कि प्रकृति कवियों का प्रिय विषय रही है। कवियों ने संस्कृत काल से ही प्रकृति को अपना वर्ण विषय बनाया है और उसमें बादल तो कवियों के लिए अत्यंत प्रिय रहा है। कालिदास ने बादल को दूत बनाया और अपने काव्य का नाम ही दे दिया मेघदूत। तो यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला ने कविता को क्रांति चेतना का प्रतीक माना है। निराला जी के विषय में बता दूं कि हिंदी साहित्य को कई वादों में बांटा गया है। आदर्शवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। इसमें छायावाद अत्यंत प्रसिद्ध वाद रहा है, जिसमें 4 प्रमुख कवि हुए हैं: जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसमें निराला जी बाकी तीनों कवियों से भिन्न रहे हैं। भिन्न इसीलिए रहे हैं क्योंकि इन्होंने छायावाद की कल्पनाशीलता को तो अपनाया ही, साथ ही साथ प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की चेतना को भी अपनाया। उन्होंने शोषक और शोषित के अंतर संबंधों को दिखलाया। शोषकों का उन्होंने प्रतिकार किया तो शोषितों के प्रति सहानुभूति भी दिखलाई। और उन्होंने प्रयोगवाद के अंतर्गत नवीन छंद का ही प्रयोग कर दिया, नवीन छंद का ही की ही रचना कर दी, जिसे हिंदी साहित्य में अतुकांत छंद कहा जाता है। निराला जी का परिचय दे दूं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने निरालेपन के कारण इनका उपनाम ही निराला हो गया और इन्होंने साहित्य को वह अनमोल निधि दी कि उन्हें हिंदी साहित्य में महाप्राण कहा जाने लगा। इनका जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 ईस्वी में हुआ था। ये मूलतः गढ़ाकोला, उन्नाव जिले यानी उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी शिक्षा विद्यालयीन शिक्षा 9वीं तक हुई। फिर बाद में स्वाध्याय से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। साहित्य कृति में इनकी अनेक रचनाएं हैं जो निराला संग्रह में संकलित हैं, निराला रचनावली में संग्रहित हैं। इनमें अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते प्रसिद्ध हैं। साहित्यिक विशेषता में निराला जी ने प्राकृतिक सौंदर्य को तो दिखलाया ही अपनी रचनाओं के माध्यम से, बल्कि उन्होंने शोषक और शोषितों के अंतर संबंध को भी दिखलाया। शोषितों के प्रति उन्होंने सहानुभूति दिखलाई और शोषकों का प्रतिकार किया, यानी शोषकों का तिरस्कार किया। जो दलित हैं, शोषित हैं, तिरस्कृत हैं, उनका निराला जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से पक्ष लिया। इनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह, प्रेम तथा प्रकृति की विराटता का जीवंत चित्रण मिलता है। तो आज हम इनकी 2 कविताएं पढ़ेंगे। पहली कविता है उत्साह और दूसरी कविता है अट नहीं रही है। पहली कविता उत्साह, इसमें उन्होंने बादल को क्रांति चेतना का प्रतीक माना है। बादल जो प्यासे जन की आकांक्षा है, जो प्यासे जन की प्यास बुझाता है और साथ में जो जड़ स्थितियां हैं उनको नष्ट करता है। नई सृष्टि के लिए, नव जीवन के लिए जड़ता को समाप्त करता है। इसलिए वह विध्वंस का, विद्रोह का और क्रांति का प्रतीक है। अब हम पढ़ते हैं निराला की पहली कविता उत्साह। इसमें कवि बादल को संबोधित कर रहा है। यह एक आह्वान कविता है। आह्वान कविता यानी किसी को संबोधित करते हुए, किसी को पुकारते हुए, किसी को बुलाते हुए उससे कुछ नया कार्य करवाने की चिंता होती है, उससे कुछ ऐसा करवाने की चिंता होती है। ऐसा करवाने के लिए उसे कहा जाता है जिससे कि समाज में, संसार में एक नई चेतना प्रस्फुटित हो, एक नई चेतना का जागरण हो। तो यहाँ पर बादल को कवि पुकार रहा है, उसे बुला रहा है, उसे संबोधित कर रहा है कि हे बादल तुम आओ और प्रकृति में जो जड़ता है, समाज में जो जड़ता है, उस जड़ता को नष्ट करो।
नई सृष्टि के लिए तुम विद्रोह करो, तुम क्रांति के प्रतीक के रूप में तुम विध्वंस करो, जिससे कि नई सृष्टि हो, नया अंकुर फूटे। क्योंकि धरती में जब बादल बरसता है तब जाके नव अंकुर फूटता है, नया जीवन का जन्म होता है। तो यहाँ कवि बादल को संबोधित कर रहे हैं कि तुम आओ, जिससे कि तुम्हारे कारण नई सृष्टि हो, नया जीवन का प्रादुर्भाव हो। कवि कह रहा है बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो, भीषण रूप से गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। तुम इस पूरे गगन को, आकाश को घेर लो और तुम धाराधर हो, तुम्हारे अंदर में जल है, तुम धारा को स्वयं में समाविष्ट किए हुए हो, रखे हुए हो। इसीलिए हे धाराधर, हे धाराओं को अपने हृदय में रखने वाले, समेटने वाले बादल, तुम ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। जिस प्रकार बालकों के कल्पना में काले घुंघराले वाले नायक के रूप में दिखते हैं, काले घुंघराले पुरुष बाल कल्पना में नायक के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, और बाल कल्पना में उन्हें नायक के रूप में ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि वे सारे कार्य कर सकते हैं, असंभव कार्य भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बादल भी काले हैं, घुंघराले हैं, क्योंकि हम आकाश में बादलों को देखते हैं तो बादल काले से दिखते हैं, और कहीं कहीं पर उनमें इस तरह से रेखाएं बनी होती हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि वो जो कालापन है वो घुंघरालेपन को भी लिए हुए है, यानी उसके जो बादल के जो बाल हैं वे काले हैं और घुंघराले हैं। हम आकाश में ऐसा हमें भ्रम हो जाता है, ऐसा हम बादलों को देखकर समझते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि ये जो बादल हैं ये नवीन हैं, नए हैं, और वे बालकों की कल्पना में समाये हुए नायक के समान है। जिस तरह नायक हर असंभव कार्य कर देता है, ऐसे ये बादल भी हैं जो विद्रोही के रूप में, जो विध्वंसकर्ता के रूप में, जो नई क्रांति चेतना जगाने वाले के रूप में हर असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि तुम नए हो, नवीन हो, तुम काले घुंघराले बालों वाले हो और व्यक्ति की कल्पना में समाये हुए हो, एक नायक के रूप में हो, इसीलिए तुम आओ। कवि कहता है विद्युत छवि उर्मे, विद्युत यानी बिजली, यानी तुम्हारे हृदय में बिजली समाई हुई है, तुम्हारे हृदय में विद्युत है, उर यानी हृदय, हृदय में विद्युत है। कवि नव जीवन वाले, और जिस प्रकार कवि अपनी कविता के द्वारा नव जीवन का संचार करता है, ऐसे ही हे बादल तुम्हारे हृदय में विद्युत है, बिजली है, इसलिए तुम नव जीवन का संचार करने वाले हो। तुम विध्वंस के द्वारा, तुम क्रांति के द्वारा, तुम विप्लव के द्वारा नव जीवन की सृष्टि कर सकते हो, इसलिए तुम आओ और नव जीवन की सृष्टि करो। यहाँ प्रकारांतर में कवि कवियों के विषय में कह रहा है कि जो कवि होते हैं वो बादल के समान होते हैं। कवि के अंदर में भी बादल के समान वज्र जैसे भाव छिपे होते हैं, कठोर भाव छिपे होते हैं, और कभी भी अपनी कविता के माध्यम से समाज में बदलाव लाता है, समाज में क्रांति लाता है, समाज में विप्लव की सृष्टि करता है और सामाजिक जड़ता को समाप्त करता है। यानी जिस तरह बादल वर्षा करके नई सृष्टि को जन्म देते हैं, नई चेतना को जन्म देते हैं, उसी तरह कवि भी अपनी कविता के माध्यम से, अपनी ओजस्विनी कविता के माध्यम से, क्रांति धर्मा कविता के माध्यम से समाज की जड़ताओं को नष्ट कर समाज में नव चेतना को जागृत करता है, समाज में नया बदलाव लाता है। तो कवि कह रहे हैं कि वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यानी हे बादल तुम्हारे अंदर में वज्र छिपा हुआ है, उस वज्र के द्वारा तुम नई सृष्टि करो, संसार को नया जीवन दो, जो जड़ता है उसे समाप्त करो, जो पुरानी जड़ परंपराएं हैं उनको नष्ट करो। कवि भी इसी तरह बादल के समान है। कवि के लिए भी यहाँ निराला जी कह रहे हैं कि हे कविगण तुम नई कविता के द्वारा संसार को नया जीवन प्रदान करो। कवि कहता है बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के धन,
तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कवि कहते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। विश्व में निदाग मतलब गर्मी, ग्रीष्म, उष्णता। तो विश्व में उष्णता के कारण, अत्यधिक गर्मी के कारण सारा संसार विकल हो गया था। विकल विकल, सारा संसार विकल था। उन्मन थे उन्मन, सारे लोग उन्मने थे, अनमने थे। उन्मन मतलब अनमने, क्या करें क्या न करें, कहाँ जाएं, किस तरह रहें, इसे कहते हैं उन्मन भाव, अनमना हो जाना। तो संसार के लोग अत्यधिक गर्मी के कारण, उष्णता के कारण विकल थे और अनमने से थे। ऐसे समय में आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। ऐसे समय में हे बादल तुम अज्ञात दिशा से आ गए। अज्ञात दिशा से तुम ऐसे समय में आए जब सारा संसार उष्णता से त्रस्त था, गर्मी से व्याकुल था। तप्त धरा, धरती तप्त थी, जल रही थी, जल से फिर शीतल कर दो। और तुम इस तरह से हे अनंत घन, तुम अज्ञात दिशा से आ गए। अब जब यह संसार तृषित है, प्यासा है, तुम्हारे जल की अभिलाषा कर रहा है, ऐसे समय में जब तुम आ गए हो तो अपने इस जल से फिर इस संसार को शीतल कर दो, सारे जन को शीतल कर दो, सभी प्राणियों को शीतल कर दो। बादल गरजो, हे बादल तुम फिर से गरजो। तो यहाँ पे कवि निराला जी इस आह्वान कविता बादल के द्वारा संसार को उत्साहित करना चाहते हैं, कविगण को उत्साहित करना चाहते हैं। संसार में जो भी जड़ता है, पुरानी परंपरा है, जो आज मानव कल्याण के हित में नहीं है, उन्हें नष्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी परंपराएं, ऐसी जड़ताएं, ऐसी मान्यताएं जब नष्ट हो जाएंगी तब नई मान्यताओं का जन्म होगा, जो मानव कल्याण के हित में कार्य करेगा, जो मानव कल्याण के हित में जो मान्यताएं होंगी। तो कवि कहना चाहते हैं कि बादल जब आता है, वर्षा करता है, तो नवांकुर होता है, उससे नई सृष्टि होती है, नया जीवन प्रकृति देती है, संसार को नवजीवन प्राप्त होता है। तो उसी तरह कवि भी होता है, कवि भी अपनी कविताओं के द्वारा मनुष्य मात्र को नवजीवन प्रदान करता है, मनुष्य के हृदय में उत्साह, उमंग उत्पन्न करता है और व्यक्ति सारे दुखों को, कष्टों को, क्लेशों को भूल जाता है और नव उमंग के साथ, उत्साह के साथ नव जीवन की प्राप्ति करता है। जीवन में वह निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होता जाता है। इसलिए कवि ने इस कविता का नाम उत्साह रखा है, इसका शीर्षक उत्साह रखा है। यह बादल जीवन को उत्साहित करता है, उसी तरह कवि भी अपनी कविताओं के द्वारा मनुष्य मात्र को, प्राणी मात्र को उत्साहित करता है। और दोनों बादल की तरह ही क्रांतिकारी, विप्लवी और विध्वंस करता है। तो इस तरह से इस कविता को आप लोगों ने समझा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप उसे सुगमता से कर सकते हैं। केंद्रीय भाव, इसका केंद्रीय भाव यही है कि यहाँ पे कवि बादल के माध्यम से और कवि के माध्यम से यह बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ही विध्वंस करता होते हैं, दोनों ही विप्लवी होते हैं और दोनों ही क्रांतिकारी होते हैं, जो समाज में या विश्व में फैली बुराइयों को, जड़ताओं को, पुरानी अहितकर मान्यताओं को नष्ट करते हैं। इसका उद्देश्य भी यही है। कवि इस कविता के माध्यम से बादल के निमित्त कवियों को उत्साहित कर रहे हैं कि हे कविगण, आप बादल के समान ऐसी कविता की रचना कीजिए जो समाज में नई क्रांति ला सके, जो समाज में नया परिवर्तन ला सके, जो समाज को एक नई दिशा दिखा सके। और कवि इस कविता के माध्यम से, इस कविता के द्वारा वो अपनी इस मान्यता को स्थापित करने में सफल हुए हैं, लोगों को संदेश देने में सफल हुए हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाव सौंदर्य होता है और शिल्प सौंदर्य होता है। भाव सौंदर्य के अंतर्गत उस भाव को दिखलाया जाता है जो भाव कविता में निहित है। तो यहाँ
इस कविता में नव सृष्टि के लिए विध्वंस, विप्लव तथा क्रांति चेतना आवश्यक है, यह कवि बतलाना चाहते हैं। बादल मनुष्य मात्र को जल दान करके उनकी प्यास बुझाता है। यह प्यास बुझाने वाला अमृत दाता है, लेकिन यह जड़ताओं को नष्ट करने वाला भी है, जिससे कि नई सृष्टि हो। और इसलिए बादल विध्वंस कर्ता बन जाता है, विप्लवी बन जाता है और क्रांति धर्मा बन जाता है। भाषा की दृष्टि से देखें तो यहाँ कवि ने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है। और छंद की दृष्टि से यह तुकांत छंद है। इसमें तुक आपस में मिल रहे हैं, जैसे कि ललित ललित काले घुंघराले ले, बाल कल्पना कैसे पाले ले ले, यानी यहाँ पे तुकांत तुक मिल रहा है, इसलिए तुकांत छंद है। और अलंकार की दृष्टि से यहाँ कवि ने घेर घेर, घोर गगन, धारा धर हो, यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घेर घेर 2 बार आया है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ललित ललित, इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाल कल्पना कैसे पाले में यहाँ अनुप्रास अलंकार है। विद्युत छवि उर्मे, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। वज्र छिपा नूतन, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। विकल विकल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और रस की दृष्टि से यह उत्साह शीर्षक है इस कविता का, इसलिए इसमें वीर रस की प्रधानता है। आप सबको पता है वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, तो यहाँ कवि ने शीर्षक ही उत्साह रख दिया है, इसलिए यहाँ पे वीर रस है। कवि मनुष्य मात्र को, प्राणी मात्र को उत्साहित करना चाहता है, उनमें वीरत्व का भाव भरना चाहता है, जिससे कि उत्साहित व्यक्ति जड़ताओं का नाश कर सके, सामाजिक बुराइयों का नाश कर सके और नई चेतना को जागृत कर सके। अब हम पढ़ेंगे निराला जी की दूसरी कविता अट नहीं रही है। यह ठीक उत्साह कविता के विपरीत है। उत्साह में जहाँ वीर रस की प्रधानता है, यहाँ पे हम श्रृंगार रस की प्रधानता हम देखते हैं। यहाँ फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। फागुन के महीने में प्रकृति सुंदर हो जाती है और प्रकृति इतनी लुभावनी हो जाती है कि प्रकृति के उस सुंदरता को, प्रकृति के उस सौंदर्य को हम जितना देखें हमारा मन नहीं भरता। हमें ऐसा लगता है कि प्रकृति के उस सौंदर्य को और देखते ही रहे, प्रकृति की सुंदरता को और देखते ही रहे, और उस सुंदरता को देख देख कर हम अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, आह्लादित होते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं भरता। उस सुंदरता को देखकर मन तृप्त नहीं होता, अतृप्त रह जाता है और बार बार देखने की इच्छा होती है। तो कवि अपनी इस कविता के माध्यम से प्रकृति की सुंदरता को दिखला रहे हैं, फागुन मास की सुंदरता को दिखला रहे हैं कि फागुन के महीने में प्रकृति किस तरह सुंदर हो जाती है, जनजीवन किस तरह प्रफुल्लित हो जाता है। कवि कह रहे हैं अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अटना मतलब पूरी तरह से तृप्त न होना, पूरी तरह से संतुष्ट न होना। तो कवि कह रहे हैं अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। यानी फागुन महीने की जो आभा है, जो सुंदरता है, जो फागुन का सौंदर्य है, वह मन को तृप्त नहीं किए जा रहा, तृप्त नहीं कर रही है, मन अतृप्त हो रहा है। क्योंकि जितना भी हम उस सौंदर्य को देख रहे हैं, फागुन की उस सुंदरता को जितना हम निहार रहे हैं, मन उतना ही अतृप्त हो रहा है, मन संतुष्ट नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बार बार उस सुंदरता को हम देखें। वह सुंदरता हृदय में समा नहीं रही है। हृदय में अटना मतलब हृदय में समा नहीं रही है। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ खालीपन है। यानी जितना हम इस सुंदरता को देखें, हमारा मन नहीं भर रहा है और देखने की इच्छा हो रही है। और फागुन आभा फागुन की, और ये जो फागुन की आभा है हृदय में सट नहीं रही है, यानी हृदय में लग नहीं रही, यानी हृदय में समा नहीं रही है, शरीर में समा नहीं रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि बार बार इस सुंदरता को और हम
देखते रहें। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। यहाँ कवि उस सुंदरता को संबोधित कर रहा है कि प्रकृति की ये जो सुंदरता है वो ऐसी सुंदरता है कि उसे देखकर ऐसा मन करता है कि इस प्रकृति की सुंदरता में हम स्वयं को डुबा दें। तो कवि कहता है कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। प्रकृति की ये जो सुंदरता है, इस सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है जैसे सुंदरता में सांस है। ये सुंदरता सांस ले रही है, सौंदर्य सांस ले रहा है। यानी फागुन का ये जो महीना है वो सांस ले रहा है। घर घर भर देते हो, और ये केवल सांस ही नहीं ले रहा है, इसकी जो सुंदरता है या जो फागुन है अपने सौंदर्य को पूरे संसार के घरों में बिखेर दिया है। पूरे संसार के घरों में उसकी सुंदरता भर गई है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। और कवि कह रहा है कि प्रकृति के सौंदर्य को देखकर मन इतना मुग्ध हो गया है कि आकाश में उड़ने की इच्छा हो रही है। मन करता है कि हम आकाश में पंख लगाएं और दूर आकाश में उड़ते चले जाएं, क्योंकि फागुन की यह सुंदरता मन को मुग्ध कर रही है। और मन की इस मुग्धता के कारण ऐसा मन कर रहा है कि हम पंख लगाएं और दूर दूर तक उड़ान भरें। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यानी ये जो सुंदरता है फागुन की सुंदरता, यह व्यक्ति को इतना प्रसन्न उन्मादित बना देती है कि व्यक्ति आकाश में, पर मतलब पंख, आकाश में पंख लगाकर उड़ना चाहता है। कवि कहता है आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। और कवि कह रहा है कि फागुन की सुंदरता इतनी अद्भुत है कि उस सुंदरता को जितना मैं निहार रहा हूं, आंखें हट नहीं रही हैं और निहारने की इच्छा हो रही है। इसलिए आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। आंखें वहां से हटाना चाहता हूं, उस सौंदर्य को हृदय में समेट कर आंखें बंद कर लेना चाहता हूं, जिससे कि उसे हृदय में देख सकूं। लेकिन आंखें वहां से हट नहीं रही हैं। उस सुंदरता में आंखें तल्लीन हो गई हैं, हटाने से भी आंखें नहीं हट रही। उस सुंदरता को बार बार निहारने की कोशिश कर रही हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। कवि कह रहे हैं कि फागुन के महीने में प्रकृति सौंदर्यमयी बन जाती है, चारों तरफ सुंदरता बिखर जाती है। पत्तों से लदी डाल, वृक्षों की डालियां पत्तों से लद जाती हैं, आच्छादित हो जाती हैं। और कहीं हरी कहीं लाल, और ये पत्ते कहीं हरे रंग के होते हैं और कहीं लालिमा युक्त होते हैं, कहीं लाल रंग के होते हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, और ऐसी सुंदरता को देखकर नर नारी भी मुग्ध हो जाते हैं। और स्त्रियां और पुरुष अपने गले में, उर यानी गले, अपने गले में मंद गंध युक्त पुष्प की माला पहन लेते हैं। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि फागुन के महीने में स्त्रियां अपने गले में पुष्पों की माला धारण कर लेती हैं। कुछ पुरुष भी अपने गले में पुष्पों की माला धारण कर लेते हैं। यह प्राचीन काल से ही हमारे भारतवर्ष में यह परंपरा चली आ रही है कि फागुन मास में जब प्रकृति सौंदर्यमयी बन जाती है, चारों तरफ सरसता आ जाती है, चारों तरफ सुगंधी फैल जाती है और अनेक प्रकार के पुष्प प्रस्फुटित होने लगते हैं, तब नर नारी उन गंधित पुष्प मालों को अपने गले में धारण कर लेते हैं। तो कवि देख रहा है कि नर नारियों ने मंद गंध पुष्पमाल को, यानी सुगंधित पुष्पमाल को अपने गले में धारण कर रखा है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। और कवि कह रहा है कि पाट पाट यानी जगह जगह प्रकृति का सौंदर्य बिखरा पड़ा है, और जो चाहते हुए भी पट नहीं रही है, यानी बिछ नहीं रही है। चारों तरफ वह बिखरी हुई है, फिर भी और बिखरने की कवि को उम्मीद है। और इतना बिखरने के बाद भी वो सुंदरता चारों तरफ जगह जगह प्रकृति का सौंदर्य बिखरा हुआ है। इतना बिखरने के बाद भी कवि को ऐसा लगता है कि कहीं कमी रह गई है और बिखरनी चाहिए। तो चाहते हुए भी कवि उस सौंदर्य को देख नहीं पा रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि जगह जगह सौंदर्य बिखरा पड़ा है। इतना बिखरने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि और बिखरना चाहिए।
अभी और पटने में यानी बिखरने में कुछ कमी रह गई है। तो इस तरह से कवि फागुन की सुंदरता को देख रहा है कि फागुन की सुंदरता ऐसी है कि वह जगह जगह फैली हुई है, हृदय में समा रही है, फिर भी मन तृप्त नहीं है। इस सुंदरता को और देखने की इच्छा हो रही है। प्रकृति श्वास ले रही है, प्रकृति के श्वास से चारों तरफ सुगंध सा फैल गया है और उस सुगंधी में व्यक्ति इतना प्रसन्न हो गया है कि वह पंख लगा के दूर आकाश में उड़ना चाहता है। प्रकृति सौंदर्यमयी हो गई है, पत्तों में या डालियों में पत्ते लद गए हैं, कहीं हरी और कहीं लाल पत्ते हैं जो अत्यंत मनोरम हैं, और नर नारियों ने गले में सुगंधित पुष्पों की माला डाल रखी है। जगह जगह प्रकृति का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। बिखरने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। बिखरने के बाद भी जगह जगह बिखरने के बाद भी कवि को ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, और प्रकृति की सुंदरता को कवि मुग्ध भाव से देख रहा है। यानी इस कविता में हम यह कह सकते हैं कि निराला जी ने प्रकृति के सौंदर्य को दिखलाया है कि फागुन के मास में प्रकृति कितना सुंदर हो जाती है, उसका सौंदर्य इतना बढ़ जाता है, मनोमुग्धकारी हो जाता है कि वह संसार को अपने में समेट लेता है और सभी स्वयं को भूलकर फागुन की उस सौंदर्यता में निमग्न हो जाते हैं, खो से जाते हैं। तो काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसमें प्रकृति यानी फागुन के सौंदर्य को दिखलाया गया है भाव सौंदर्य के अंतर्गत, और शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत हम यही कह सकते हैं कि इसमें निराला जी ने तद्भव जनित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इसमें तत्सम शब्दों की उतनी बहुलता नहीं है, और छंद की दृष्टि से यह तुकांत छंद है, और अलंकार में यहाँ पे घर घर पर पर में पुनरुक्ति प्रकाश है, और मंद गंध पुष्पमाल में अनुप्रास अलंकार है, और रस की दृष्टि से यहाँ श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ पे बसंत का श्रृंगारिक रूप दिखलाया जा रहा है, फागुन का मनोहारी रूप का वर्णन कवि ने किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस कविता को भली भांति समझ गए होंगे। इस कविता से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, मुझे विश्वास है कि आप उसका सुगमता से उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद। you